हाय बच्चों। जितने भी साइंस के जो ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, बायोलॉजी हो, उनको बिना बेसिक्स के समझा नहीं जा सकता। और जब बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो हर सब्जेक्ट के ऊपर कमांड की जा सकती है। ये आप सब लोग मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों ने 11th क्लास से पहले जो केमिस्ट्री पढ़ी वो साइंस का एक पार्ट थी और पूरी साइंस की एक बुक आती थी, है ना। और 11th क्लास के अंदर वही चीज़ें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो अब अपने आप में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बन चुकी। और हर एक की अपनी एक बुक है। फिज़िक्स अलग हो चुकी, केमिस्ट्री अलग हो चुकी, बायोलॉजी और मैथ अलग हो चुकी। और हर सब्जेक्ट के लिए जिस तरह बेसिक है, इसी तरह केमिस्ट्री को भी समझने के लिए बेसिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एनसीईआरटी का जो 11th क्लास का पहला चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें आप लोगों को सब वो बातें बताई जाएंगी जो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा करती हैं। इन बातों को अगर आप हल्के में लोगे तो आपको केमिस्ट्री शायद हार्ड लगे, और अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इनफाइनाइट जितनी भी मतलब डिस्टेंस होती है केमिस्ट्री की वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। लेकिन पहले केमिस्ट्री की जड़ें हिलाना बहुत ज़रूरी है, उनकी मजबूती बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चैप्टर है आपका सम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें केमिस्ट्री की जो बुनियाद है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि फिर आपको 12th क्लास तक प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बच्चे इसको ध्यान नहीं रखते तो फिर जाहिर सी बात है केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है इस चैप्टर के अंदर। केमिस्ट्री को समझने की चीज़ें बाद में स्टार्ट होंगी, पहले केमिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुई, क्या स्टार्टिंग है इसकी, वो इसका सबसे पहला पॉइंट है। क्लियर। तो जो सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, डेवलपमेंट कहाँ हुआ। अगर हम ग्लास में पानी पी रहे हैं तो पानी दिख तो रहा है आपको कि हाँ लिक्विड है, ग्लास के अंदर है। एक पंछी है, वो भी पानी पी रहा है। लेकिन इंसान ने क्या किया कि यार मैं जो चीज़ पी रहा हूँ वो किस चीज़ से बनी हुई है। पानी तो ट्रांसपेरेंट है, क्या ये भी किसी चीज़ से बना हुआ है। यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई और पहुँच गए साइंटिस्ट उस चीज़ तक जिसने पानी को बनाया। पानी की कंपोजिशन को पढ़ा गया कि यार देखने में पानी पड़ा ही कैसे लग रहा हो, लेकिन पानी के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो साइंस ने जब केमिस्ट्री को जन्म दिया तो उस वक्त सिर्फ कंपोजिशन के ऊपर दिमाग लगाया गया कि भाई आप दुनिया में जो भी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहे हो वो किस चीज़ से बनी हुई है, वहाँ पहुँचो। जिस चीज़ से वो बनी हुई थी वो आंखों से दिखाई नहीं देती, और जो चीज़ बन जाती है वो आंखों से दिखाई देती है। कमाल की बात है ना। दुनिया में जितनी भी विजिबल थिंग्स हैं जो आप अपनी आंखों से देखते हो वो किसी न किसी चीज़ से बनी हुई है, और ऐसी चीज़ से बनी हुई जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो फिर केमिस्ट्री का डेवलपमेंट या केमिस्ट्री की शुरुआत किसको कहूँ। हर उस जगह से केमिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है जहाँ आप किसी चीज़ को देखकर उसकी कंपोजिशन की स्टडी करने लगो, यार ये किस चीज़ से बना हुआ है, बस यहाँ केमिस्ट्री की स्टार्टिंग है। अब पंछी ने पानी पिया, उसने दिमाग नहीं लगाया। इंसान ने पानी पिया तो उसने लगाया कि दिमाग कि यार मैं क्या चीज़ पी रहा हूँ, इसकी जड़ तक पहुँचा जाए, इसके बेसिक क्या है क्या इसकी पानी की कंपोजिशन। तब सामने निकल कर आया क्या, H2O। ये पानी का फॉर्मूला है। पानी में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, दिखाई नहीं देते। अब पानी को जब पढ़ा गया तो H2O फॉर्मूला निकला। फिर उसके बाद दुनिया की हर वो चीज़ जो इंसान ने देखी, महसूस की, उसकी जब पढ़ाई पढ़ी तो पता लगा कि हर वो चीज़ जो आंखों से दिखाई दे रही है कुछ ना कुछ उसकी कंपोजिशन है, वो कुछ किसी न किसी चीज़ से बनी हुई है। मॉलिक्यूल पता लगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर और जाकर स्टडी की कि भाई ये जो H2O आपको दिख रहा है, मुझे तो इसके अंदर भी दो चीज़ नज़र आ रही हैं कि क्या, एक हाइड्रोजन दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन। मैं और बारीकी में चला गया और केमिस्ट्री और बड़ी होती चली गई।
आप जिस चीज़ की स्टडी जितना डीप करोगे, जितना बारीकी में जाकर करोगे, केमिस्ट्री उतनी ही बड़ी होती है। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिख कर दिखाया है H2O, ये भी छोटी छोटी चीज़ से बना हुआ था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अरे बाप रे, इनको क्या कहा जाए, इनको बोला गया एटम। फिर पता लगा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ फार्मूला रखती हैं, और उस फार्मूले के अंदर भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कहा गया क्या, एटम। यानी कुल मिलाकर अब लास्ट पहुंचता है कि हम इस दुनिया में जो भी चीज़ें देखते हैं वो एटम से बनी हुई हैं। ठीक। तो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री हम एक्चुअली किस चीज़ की स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई, उसकी कंपोजिशन क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं या कोई भी दुनिया का आदमी पूछे भाई केमिस्ट्री क्या है, आप लोग पढ़ते हैं, तो कह देना कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन की स्टडी करते हैं कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। हम सर से लेके पाँव तक केमिस्ट्री के दिन हैं, इनका कुछ ना कुछ फार्मूला होता है, बालों का, आँखों का, स्किन का, ये किसी न किसी चीज़ से बनी हुई है। और जिस चीज़ से बनी हुई है वो मैंने आपको बता दिया, जैसे पानी H2O फार्मूला रखता है लेकिन बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसी तरह हमारी स्किन भी कुछ ना कुछ, जिसको आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, टिश्यू, ब्लड, ये कंपोजिशन है बेहतरीन वाली। इसकी बारीकी में जाओगे तो आपको एटम के अलावा कुछ नहीं नज़र आएगा। केमिस्ट्री अगर नहीं है तो बस वो दो जगह नहीं है, एक साउंड और एक लाइट। मैं आप तक अपनी आवाज़ जो पहुंचा रहा हूं उसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ फिज़िक्स है। और जो लाइट मुझे दिख रही है बल्ब से आती हुई, ट्यूब से आती हुई, उस लाइट की भी कोई फॉर्मूला नहीं है। बस यहाँ दो चीज़ें नहीं हैं, दो चीज़ों में केमिस्ट्री नहीं है, एक लाइट में और एक साउंड में। क्लियर हो गया आपको इम्पोर्टेंस क्या है, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। हम डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ केमिस्ट्री है। अब डेली लाइफ में ठीक है, खाना पीना हो गया, भूख लग गई, भूख लग रही थी मुझे, मैंने खाना खा लिया, खाना भी केमिस्ट्री है। आटे का फार्मूला है, सब्ज़ी के अंदर जो जो आप चीज़ डाल रहे हैं सब चीज़ का फार्मूला है। लेकिन कहीं ना कहीं केमिस्ट्री आपकी तबीयत भी ठीक करती है। जितनी भी मेडिसिन्स हैं आपके स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे जो अवेलेबल होती हैं, वो टोटल केमिस्ट्री हैं। आपने सुना होगा बी फार्मा, ये कोर्स होता है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ दवाई बनाने की पढ़ाई जाती है, दवाई बनती है, जो भी फार्मा कर लेते हैं वो फार्मेसी कंपनी में जाते हैं। तो जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो टोटल केमिस्ट्री ही हैं, केमिकल्स हैं और कुछ नहीं है। आप लोग कोई भी मेडिकल स्टोर से टैबलेट की स्ट्रिप लेते हो तो उसके पीछे कंपोजिशन लिखी होती है, पैरासीटामोल इतने ग्राम है, नीमोसलाइड इतना ग्राम है। ये जो आपको पीछे किसी भी टैबलेट के स्ट्रिप पे कंपोजिशन लिखी दिखाई देती है, इन कंपोजिशन को नेट पे डालना, देखो पैरासीटामोल का फार्मूला है, नीमोसलाइड का फार्मूला है, ये सब के सब केमिस्ट्री है और कुछ नहीं है। जिस तरह पानी का फार्मूला हमें दिखाई नहीं देता, इस तरह उस टैबलेट का फार्मूला दिखाई नहीं देता, क्योंकि केमिस्ट्री दिखाई नहीं देती लेकिन है, दुनिया में एग्जिस्ट करती है केमिस्ट्री। तो इसकी अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूं तो हमारी पता नहीं कितनी ऐसी दवाइयाँ हैं जो लाइफ को सेव करती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स टोटल केमिस्ट्री हैं। टैक्सोल कैंसर की दवाई है, और एड्स वगैरह की दवाई भी हमारे पास अवेलेबल है। और जितनी भी, जब मैंने आपको ये बोल दिया कि केमिस्ट्री टोटल मेडिसिन जितनी भी होती हैं वो टोटल केमिस्ट्री ही है, तो इससे तो आगे बात भी नहीं होनी चाहिए। मेडिसिन का आप कितना यूज़ करते हो बताओ, बीमारी को दूर करने में केमिस्ट्री है। हम जो डाइट मतलब खाना खा रहे हैं, एनर्जी जो मिल रही है वो भी मॉलिक्यूल से मिल रही है। छोटी छोटी चीज़ें आपस में मिलकर कुछ सब्ज़ी वगैरह बना लेती हैं, उसे हम खा लेते हैं, वो हमें एनर्जी देती है। सबसे जितना आप लोग बारीकी में चलते चले जाओगे वैसे वैसे केमिस्ट्री बड़ी होती चली जाती है। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या बताया था मैंने आपको, दी ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज स्टडीड इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस मैं आपको बता चुका, पता नहीं कितने लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं और हमें बिल्कुल जो जानलेवा बीमारी होती है उनसे मतलब फ्री कर देते हैं कि नहीं अब हम सही हो चुके। किसी को डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स उसके डाउन हो चुकी, मरने की कगार पर है, मेडिसिन
कैंसर हो चुका, मरने के कगार पर है, अब क्या लगाओगे आप लोग? सिस्प्लेटिन एक केमिकल है, टैक्सोल भी केमिकल है। केमिकल क्या, वो दवाई है, हम उसको दवाई से जानते हैं, लेकिन केमिस्ट के लिए वो सिर्फ एक केमिकल है और पेशेंट के लिए वो एक ड्रग है। क्लियर हुआ? तो अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। अब आपके पास जो नई हेडिंग है ये हो चुका आपका इम्पोर्टेंस कितना इम्पोर्टेंट है। पानी तक भी फॉर्मूला वही, भैया हम जो पानी पी रहे हैं तो बता चुका, इससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ आपको कि जो पानी पी रहे हैं वो भी एक केमिकल है, फॉर्मूला है H2O, ये प्यास बुझाता है। ठीक, हाँ, नेचर ऑफ मैटर। मैटर की नेचर जो होती है, बात की बात, मैटर क्या है? दुनिया में कोई भी चीज़ हो वो कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कुछ ना कुछ तो जगह घेरती है। मैं जितनी जगह में खड़ा हुआ हूँ वो मेरा वॉल्यूम है, आप जितनी जगह में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं वो आपका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है हर वो स्पेस जो ऑक्यूपाइड होता है, घिर जाता है किसी भी चीज़ से। मेरा ये हाथ इस हवा के अंदर जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका वॉल्यूम है। ठीक, वॉल्यूम क्या है? टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनीथिंग। कोई भी चीज़ दुनिया में जितनी जगह घेर रही है उसको उसका वॉल्यूम कहा जाता है। और मैटर की ख़ास बात है, एक नेचर है कि मैटर हमेशा अपने आप में कोई ना कोई वॉल्यूम रखता है, ये इसकी नेचर है। जो चीज़ आपको दिख रही हो, यार ये तो जगह घेर रही है, इसको तो अपना एक वॉल्यूम है, उसे मैटर बोल देना। ठीक, लाइट तो कोई जगह नहीं घेरती, आवाज़ तो कोई जगह नहीं घेरती, है ना? तो मैंने आपको जो वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। तो नेचर ऑफ मैटर में आपको क्या मतलब क्या पता लगा? मैटर का नेचर है ये हमेशा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैं भी एक मैटर हूँ क्योंकि मैं एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, आप भी एक मैटर हैं। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? तो ये नेचर है मैटर की। दुनिया में जितनी भी चीज़ें जगह घेर रही हैं, जिनका अपना स्पेस है, उसको मैटर बोलते हैं। लेकिन मैटर दुनिया में, यानी जो चीज़ दुनिया में जगह घेर रही है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि आपके पास आ चुका स्टेट ऑफ मैटर। याद रखना, मैटर मैं आपको बता चुका, हर वो चीज़ मैटर है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, लेकिन वो किस स्टेट में है, क्या उसकी शेप है? तो मैं अगर शेप को दिमाग में रखूं और वॉल्यूम को दिमाग में रखूं तो मुझे मैटर की 3 स्टेट नज़र आती हैं। उनमें सबसे पहली स्टेट मैं आपको बताऊं, याद रखना मैंने सिर्फ 2 चीज़ को बेस बनाया है। शेप क्या है, वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है या नहीं, उसका कुछ वॉल्यूम है, कुछ जगह घेर रही है, बस एक तो ये, और उसकी एक शेप क्या है। तो अगर मैं इन बातों को दिमाग में रखूं, वॉल्यूम और शेप को, तो मेरे पास जो स्टेट है उसको मैं 3 क्लास में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो है सॉलिड, और एक लिक्विड, और एक क्या, गैस। ये 3 स्टेट फ़िलहाल मिली हैं, और किस बेस पर मिली है? वॉल्यूम और शेप। सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो बेचारा क्या होता है, फिक्स, बिल्कुल चेंज नहीं होता। अगर कोई भी चीज़ जो जगह घेर रही है वो वॉल्यूम में बढ़ नहीं रही है, बस वो फिक्स है, वो जितनी जगह घेर रही है उसे चाहे जहाँ रख दो वो जगह उतनी ही घेरती रहेगी, उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करती रहेगी, तब आप उसको सॉलिड बोल देना। ठीक है? एक आपका रबर है, रबर या एक छोटा सा ब्रिक है, ईंट का टुकड़ा, उसको आपने रख दिया हवा में, टेबल पे, वो बेचारा इतना ही रहेगा, ना उसकी शेप बदलने की। उसको कहीं भी रख देना आप, वो बेचारा ऐसा ही रहेगा, ना उसकी शेप बदलेगी ना उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वो इतना ही रहेगा। तो उस ईंट के टुकड़े को या स्टोन को मैं क्या बोल दूँ? सॉलिड। मैटर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और सॉलिड इसलिए बोलूँगा कि वो उस तरह का मैटर है जिसका ना तो वॉल्यूम बढ़ रहा है
और ना शेप बदल रही है, शेप भी एज इट इज़ है। तो ऐसा मैटर जो स्पेस तो ऑक्यूपाई करता हो, यानी वॉल्यूम तो रखता हो, लेकिन वो वॉल्यूम बदलती ना हो, फिक्स हो, और उसकी शेप भी फिक्स हो, ऐसे मैटर को बोला जाता है सॉलिड। तो इसकी शेप भी क्या मिलती है, बिल्कुल फिक्स। अब बात आती है लिक्विड की। लिक्विड क्या होता है भाई? वैसे तो आपको सबको मालूम है लिक्विड का जहाँ नाम आता है आपके दिमाग में वाटर, और आना भी चाहिए, बच्चे थोड़ा ही हैं आप लोग। लिक्विड जो होता है वो पानी है। पानी को ग्लास में रखा उसकी जैसी शेप हो गई, कप में रखा उसकी जैसी शेप हो गई, पानी पिया आपने पेट फूल गया उसकी जैसी शेप होगी, जैसे आपके पेट की शेप। तो शेप वैसी होगी जैसी आप लोग उसको लिक्विड को जिस भी शेप में ढालना चाहोगे उस शेप में वो ढल जाता है। लिक्विड की कोई शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो बदलता रहता, वो जो सॉरी जो वॉल्यूम रहता है वो फिक्स रहता है। वो जितनी जगह ग्लास के अंदर ऑक्यूपाई कर रहा था उतनी कप के अंदर ऑक्यूपाई करेगा। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता लिक्विड का। पानी ऐसा था, आपने प्लेट में रखा, वो ऐसे हो गया, फैल गया, मतलब पहले इतना ऐसे वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, अब ऐसे वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। वॉल्यूम फिक्स था लेकिन अगर बदला तो क्या, शेप पहले उसकी ग्लास जैसी थी, अब कैसी हो गई, प्लेट जैसी। तो पानी भी एक मैटर है क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन ऐसा मैटर है इस बेचारे का वॉल्यूम तो मुझे फिक्स लग रहा है, जगह तो उतनी घेर रहा है, लेकिन इसका बेचारे का इसकी बेचारे की जो शेप है वो फिक्स नहीं है। तो इसको भी कुछ ना कुछ नाम देना चाहिए। इस मैटर के स्टेट को हम नाम देते हैं लिक्विड, और इसकी डेफिनेशन भी यही है कि मैटर की वो स्टेट जिसकी शेप तो हो बिल्कुल डिफरेंट, वेरिएबल, लेकिन वॉल्यूम क्या हो, फिक्स हो, है ना। तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, फिक्स, और शेप क्या होती है, वेरिएबल। लिक्विड की जो शेप होती है वो वेरिएबल होती है, चेंज हो जाती है। अब बात आती है गैस की। इससे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, परफ्यूम की बोतल है। परफ्यूम की बोतल में तो फ़िलहाल लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जब परफ्यूम की बोतल से वो बाहर आता है, जब वो बाहर आता है तो क्या होता है, वो बेचारा पहले इतनी सी बोतल में था, जब बाहर आया तो और बड़ा हो गया, किचन में आया तो और बड़ा हो गया, और पूरे घर में गया तो और बड़ा हो गया। जो गैस है जो परफ्यूम की बोतल से बाहर निकली, वो अपना वॉल्यूम क्या होती चली जाती है, बढ़ाती चली जाती है। ठीक, गैस का कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, गैस का काम फैलना होता है। इसलिए वो अगर पहले छोटी सी जगह घेर रही थी गैस, यानी उसका वॉल्यूम कम था, अब वो खुले कमरे में बड़ा हो जाएगा। और आप लोगों को मालूम भी है किचन के अंदर जो खाना बन रहा है, उस जो गैस जो बन रही है, निकल रही है, वो गैस फैल कर आपके नाक तक आती है, और आप बोलते खाना बन रहा है भाई, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन कहीं पानी बह रहा हो तो पानी तो आप तक नहीं आएगा ना, वो थोड़ी उसका वॉल्यूम बढ़ता है। या आप ये थोड़ी कहोगे पानी बह रहा है भाई मुझे खुशबू आ रही है, पानी का वॉल्यूम नहीं बढ़ता, वॉल्यूम बढ़ता है तो गैस का। और बेचारी जो गैस है पहले कुकर में थी, उस जैसी ही शेप थी, जब वो कुकर से बाहर आई किचन में आ गई, फिर किचन जैसी शेप हो गई, जब घर में आ गई घर जैसी शेप हो गई। इस बेचारी गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स मिला, ना ही हमें शेप फिक्स मिली। तो ये ऐसी मैटर की स्टेट है जो शेप और वॉल्यूम दोनों की दोनों वेरिएबल रखती है। तो ये दोनों मैं आपको क्या लिख कर दूंगा, ये भी वेरिएबल, वॉल्यूम है ना, वेरिएबल, और शेप भी क्या हो गया, वेरिएबल। बोलो क्लियर हुआ या नहीं। तो ये वॉल्यूम और शेप के बेस में मैंने क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया एक तरीके से। आप लोगों के टेबल याद भी होनी चाहिए। और एक होता है नेचर इनका रिजिडिटी। ये रिजिडिटी क्या होती है जी, अब तो मैं पॉइंट लिखूंगा और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो मेरे साथ साथ लिखते चले जाना, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। बाकी जो आपको स्कूल का टीचर लिखाएगा तो इम्प्रूवमेंट ही होगा, आपका डिवीज़न होगा, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ आपको सुनने को मिलेगी। आज मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर इसमें डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं। क्लियर, रिजिडिटी हो गया, कंप्रेसिबिलिटी,
ये सारी बातें आपको एट ए टाइम बताऊंगा। कंप्रेसिबिलिटी और फ्लूडिटी और एक है, हाँ अभी 1 2 3 4 5 6 और 7 थोड़ी देर में लिख देते हैं। बात सुनिए, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो सुनते चले जाना। रिजिडिटी क्या होती है पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद इसके बेस पर डिफरेंस कर देंगे सॉलिड लिक्विड गैस में। मेरे पास ये मार्कर है, ये रहा, ठीक है। अरे ये फ्लेक्सिबल नहीं है, मुड़ नहीं रहा है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। क्या है ये? इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल तो होता है जैसे कोई रबर है, रबर को ऐसे करोगे बिल्कुल घूम जाएगी। ये बेचारा इनफ्लेक्सिबल है, मुड़ तोड़ नहीं सकता यार। इसकी इस नेचर को मैं कहूँगा इनफ्लेक्सिबिलिटी, ना मुड़ने की खासियत, मुड़ नहीं सकता। तो इसकी मैं देख पा रहा हूँ कि इनफ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, रिजिडिटी। और आप लोग जानते हैं कि इनफ्लेक्सिबल कौन होते हैं? मुड़ नहीं सकते भाई साहब। तो आपको याद रखना है कि सॉलिड सबसे ज़्यादा रिजिड होते हैं, इनकी इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रिजिडिटी। रिजिड का मतलब है सख्त, इनफ्लेक्सिबल। रिजिडिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ मैटर इज़ कॉल्ड इट्स रिजिडिटी। और इनफ्लेक्सिबिलिटी यानी रिजिडिटी जो सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड की, लिक्विड की नहीं होती, गैस की नहीं होती। एक डिफरेंस और हो गया आपका। कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो लिखते चले जाना, ठीक है। शोज़ मोर रिजिडिटी, नो रिजिडिटी, नो रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी, इसके नाम पर जाओ। कंप्रेस, कंप्रेस बोले तो प्रेशर लगाया मैंने गैस के ऊपर, बहुत दुनिया भर का। ये सॉलिड है, देखो आपको बता दूं मैं आपको, ये सॉलिड होता है। ये इसके मॉलिक्यूल सॉलिड के पास पास होते हैं बहुत। ये रहे, लिक्विड के मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल ऐसे। ये एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का बीच का जो स्पेस होता है इसको बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक। ये गैस है बेचारी, जब आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो ये इकट्ठे होकर कहाँ हो जाएंगे? यहाँ। कंप्रेस अगर किया जा सकता है सबसे ज़्यादा गैस को, और इनकी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस होने की एबिलिटी, ठीक है। एबिलिटी टू गेट कंप्रेस्ड, इसको बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी। आप किसको दबा सकते हैं अच्छी तरीके से? कौन है कंप्रेसिबल? गैस। सिलेंडर जो आपके घर में रखा हुआ है एलपीजी, दुनिया उससे कोई गैस लीक हो जाए बस पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में आ जाएगी। सिलेंडर के अंदर इतनी गैस होती है, लेकिन पूरे मोहल्ले में, पूरे घर में इतनी सारी गैस, और वो फिर एक सिलेंडर के अंदर, इतने से सिलेंडर के अंदर कैसे आ गई? कंप्रेस करने के बाद। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि जब जब आप लोग गैस को प्रेशराइज्ड करोगे या गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस प्रेशराइज्ड होने के बाद याद रखना लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। लिक्विड के ऊपर प्रेशर आप लगा नहीं सकते क्योंकि वो और कंप्रेस हो नहीं सकता। तो कंप्रेसिबिलिटी जो सबसे ज़्यादा मिली है वो पता है किसकी मिली है? गैस की। लेस कंप्रेसिबल, नो कंप्रेसिबिलिटी इज शोन बाय सॉलिड। एक और डिफरेंस हो गया, क्लियर। उसके बाद आता है क्या? फ्लूडिटी, फ्लो, बहना। सबसे अच्छी तरीके से फ्लो कौन करेगा? लिक्विड। सॉलिड तो जहाँ रखा हुआ है वहीं रखा रहेगा, है ना। तो फ्लूडिटी सॉलिड की नहीं होती, लिक्विड की सबसे ज़्यादा होती है, और गैस की भी होती है, कम होती है क्योंकि गैस फ्लो नहीं करती, वो स्प्रेड होती है, वो फैलती है, उसकी स्प्रेडिंग ज़्यादा होती है। बहने का मामला लिक्विड का होता है, क्लियर। और मैं आपको जो बता चुका, फ़िलहाल कितने डिफरेंस हो चुके हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5, ये मैं आपको बता दूँ। अब आपको जो डिफरेंस चलेगा ना वो इसी के बेस पर चलेगा। 6th डिफरेंस,
इंटर मोलिकुलर स्पेस। देखो मेरे पास स्पेस कम है, इसको आप लोग इधर लिखना और जो मैं बोल रहा हूँ वो नीचे लिखते चले जाना, ठीक है ना, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो। तो इंटर मोलिकुलर स्पेस में क्या वर्ड आना चाहिए? मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस क्या बोला था मैंने आपको? इंटर मोलिकुलर स्पेस। किस में ज़्यादा है? गैस के अंदर। किस में कम है? लिक्विड के अंदर। सबसे कम किसके अंदर है? सॉलिड के अंदर। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो आप लोग क्या बताना चाहेंगे? सॉलिड के केस में इसके बारे में लिखना है तो कह देना कि बहुत कम होता है, वेरी लेस, मोर, ग्रेटर देन सॉलिड एंड लिक्विड। तो सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस गैस में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम सॉलिड के अंदर होता है। कितने पॉइंट हो चुके? 6। उसके बाद आता है 7। भाई एक बात और, ये आपका आता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन। ये अच्छा वर्ड है, इंट्रैक्शन, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कह सकते हो। मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को कहा जाता है इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब भैया फोर्स लगने के लिए मॉलिक्यूल का पास पास भी तो होना ज़रूरी है, तभी तो एक दूसरे को खींचेंगे। अब जब वो पास ही नहीं है, वो आवाज़ दे रहा है, आवाज़ नहीं आ पा रही क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फोर्स नहीं लग रहा है, तो आप लोग क्या कहोगे? सर गैस के अंदर सबसे कम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा नहीं ज़्यादा होता है, और सॉलिड के अंदर तो सबसे ज़्यादा ही होता है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? क्योंकि मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। और आपको एक बात बताऊँ मैं, आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो सॉलिड हैं उनका वॉल्यूम नहीं बढ़ता, वो फिक्स रहता है। मालूम है क्यों? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल आपस में बहुत अच्छी तरीके से इंट्रैक्शन रखते हैं, एक दूसरे के अट्रैक्शन में रहते हैं, और इसलिए वो खुलकर भाग सकते नहीं, क्योंकि उनके बीच इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन है कि सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है? आंसर मिल चुका आप लोगों को, क्योंकि वो अपना वॉल्यूम इसलिए नहीं बढ़ा सकते, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन ही बहुत ख़तरनाक है। एक मॉलिक्यूल अगर छोड़कर जाना चाहता है तो दूसरा कहता है कहाँ जा रहा है, तेरे मेरे बीच अट्रैक्शन है, यहीं रुक। तो उस अट्रैक्शन की वजह से सॉलिड अपना वॉल्यूम नहीं बढ़ाता। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये भी आपका एक पॉइंट ऐड कर दिया मैंने। ये आपके 7 डिफरेंस हो चुके। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स एंड देयर मेजरमेंट। याद रखिए, मैटर को जो मैंने आपको टाइप बताया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। पहले मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा वो वाली, और उसके बाद उनका मेजरमेंट पढ़ाऊंगा कि उनको कैसे मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसकी पढ़ा रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोले तो मैटर। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस पर चीज़ ये अप्लाई बाद में करेंगे, पहले इनके बारे में पता तो हो कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी अगर आप किसी की बताने चलो तो आप लोगों को ध्यान रखना है उसका फ़िज़िकल अपीयरेंस, वो दिख कैसे रही, उसकी जो दिखावट है उसके ऊपर कमेंट करने हैं। सॉल्ट, किचन में रखा हुआ सॉल्ट आप लोग देख सकते हैं, मुझे पूछा गया इसके ऊपर कमेंट कर, क्या दिख रहा है, क्या बात कहेगा इसके बारे में। तो मैं बताऊंगा कि सॉल्ट वाइट है, सॉलिड है, वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, ठीक, इतने टेम्परेचर पर जाकर ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या बताऊं इसका? केमिकल प्रॉपर्टी जब जो कागज़ है, मान लो कागज़ की केमिकल प्रॉपर्टी लिखो, सॉरी फिज़िकल प्रॉपर्टी लिखो, वाइट कलर का है, फोल्ड हो जाता है, सॉलिड दिख रहा है, जो दिख रहा है वही तो लिखना है। फिज़िकल प्रॉपर्टी में मतलब फिज़िकल अपीयरेंस, क्या दिख रहा है बस देख कर कमेंट करना। केमिकल प्रॉपर्टी किसी चीज़ की बताते टाइम थोड़ी सी टेढ़ी खीर का काम हो जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि जब हम किसी की केमिकल प्रॉपर्टी बताते हैं तो उसकी किसी न किसी के साथ रिएक्शन करानी पड़ती है।
कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये इससे रिएक्शन करके ये बनाता है, लेकिन हम केमिकल प्रॉपर्टी जब बताते हैं ना तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, जिस चीज़ से वो बना हुआ है वो दूसरी चीज़ में बदल जाता है। जैसे कागज़ है, मैंने कहा इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बताओ आप ज़रा, फिज़िकल तो आपने बता दी, केमिकल प्रॉपर्टी सर इसमें आग लगा दो ये आग पकड़ लेगा। अच्छा ठीक है, आग पकड़ने के बाद क्या बनेगा? ऐश, राख। राख की कंपोजिशन अलग है और कागज़ की अलग थी, ठीक है नहीं? तो ये केमिकल प्रॉपर्टी में जब हम किसी की केमिकल प्रॉपर्टी बताते हैं तो उसकी कंपोजिशन को चेंज करके देखते हैं कि भाई कार्बन अगर है ना, ये वाला कार्बन, और ये अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? CO2। अब ये जो कार्बन है इसकी तो प्रॉपर्टी है कि आग पकड़ूंगा, लेकिन आग जलने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस। लो जी, मिल गई। अब ये जो CO2 मिला है ये आग नहीं जलने देता, देखो प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो गई, आग पकड़ने वाला आग ना पकड़ने वाला बन गया। तो मैं ये जो बात बोलूँगा कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद CO2 बनाता है, ये एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टी है। बोलो बात समझ में आई नहीं? केमिकल प्रॉपर्टी कंपोजिशन चेंज कर देती है, केमिकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व करती है, शामिल करती है केमिकल कंपोजिशन में बदलाव। फिज़िकल प्रॉपर्टी में आपको कंपोजिशन बदलने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला जैसे नमक का क्या होता है, सॉल्ट का NaCl। अगर मैं कह रहा हूँ कि वो वाइट कलर का है NaCl, इसमें प्रॉपर्टी कहाँ चेंज हुई? NaCl था, NaCl रहा। सॉलिड है तभी NaCl रहा, पानी में डिज़ोल्व हो जाता है तभी NaCl रहा। कंपोजिशन तो नहीं चेंज कर रहा हूँ ना मैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी बताते टाइम जो फॉर्मूला रहता है बस वही फिक्स रहता है। केमिकल प्रॉपर्टी बताते टाइम या केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते वक्त जिस चीज़ की आप केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो उसकी नेचर ही बदल जाती है, वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में आप क्या डिफरेंस पढ़ पाए? फिज़िकल प्रॉपर्टी कंपोजिशन में कोई भी वेरिएशन इन्वॉल्व नहीं करती, केमिकल प्रॉपर्टी करती है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप में ये देखो, ये जब तक आपकी केमिस्ट्री चलेगी ना ये चीज़ें आती रहेंगी, फिज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन आप अभी पढ़ चुके तो अब आने वाले टाइम में आप पूछोगे नहीं यार हम केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ते हैं, यार हम फिज़िकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ते हैं। ये अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हुआ या नहीं आप लोगों को जो मैंने बताया है? ठीक है, तो ये मैटर की पढ़ते हैं, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, इन सब की क्या पढ़ेंगे हम? फिज़िकल। ये तो अभी आपको सॉल्ट पढ़ाया था मैंने, सॉल्ट सॉलिड था ना, तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी पता नहीं है, वाइट है, सॉलिड है, वाटर में सॉल्युबल है, ये सब फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है। तो ये चीज़ें आपको मालूम हो चुकी। मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसे मेजर करते हैं? उनमें मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो भाई मुझे मेजर करना है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, तो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए मुझे जाहिर सी बात है कोई ना कोई यूनिट लेनी पड़ती है। जैसे वेट है, मान लो मैं मेजर करना चाहता हूँ कि कितना है, उसी तरीके से किसी चीज़ की लेंथ है, ठीक, किसी चीज़ का टेम्परेचर है, भाई प्रॉपर्टी है किसी चीज़ की जाननी है। जैसे उबलते हुए पानी का मुझे टेम्परेचर जानना है तो उसकी ख़ास बात है ना कि भाई उबलता हुआ पानी कितने टेम्परेचर पर उबल रहा है, तो इसकी मेजरमेंट हो गई। लेकिन साइंटिस्ट ने कहा है कि आप अपनी साइड से कोई भी यूनिट का यूज़ ना करें। किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स हैं जो हम दे रहे हैं, आप लोग उन्हीं का यूज़ करें। और साइंटिस्ट का जो ये सिस्टम था पूरा का पूरा, जो फ़िलहाल पूरे मतलब ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका, वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या आप लोग लेंथ के लिए हमेशा यूज़ करेंगे क्या? मीटर, ठीक। और वेट के लिए हमेशा क्या यूज़ करेंगे? किलोग्राम। ग्राम में मत काउंट करना, मिलीग्राम में मत काउंट करना, हमेशा किलोग्राम में ही देखना है आपको वेट। टेम्परेचर के लिए हमेशा क्या यूज़ होता है? केल्विन।
और टाइम के लिए आप लोगों को हमेशा देखना है क्या, आप टाइम की यूनिट हमेशा सेकंड में रखनी है। तो ये मेजरमेंट करने का तरीका है। साइंटिस्ट ने किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमें क्या दी है, यूनिट दी है। इसी तरीके से जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसके लिए हम हमेशा किसको यूज़ करते हैं, एम्पियर। इतना एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है। ये आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चले ना। बस बोल रहा हूँ, अब तो आपको क्लियर हो गया। लेंथ हो गया, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। और एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, मोल। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। ये सब के सब आप लोग लिख लीजिए। साइंटिस्ट ने मुझसे पूछकर ये सिस्टम दिया था, तो आप लोग प्लीज़ इन्हें नोट कर लेना ताकि आने वाले टाइम में न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब आता है मास एंड वेट। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। कभी कभी सुनने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन इसमें बहुत फ़र्क है। मास एंड वेट, ये मार्कर है मेरे पास, किसी न किसी चीज़ से बना हुआ है। कैप है, ये इसका लिखने वाला पोर्शन भी है। बॉडी है, इसमें स्पंज टाइप कुछ वो भी है जिसमें हम इंक फिल करते हैं। ये सब मिलकर क्या बना रहा है, मार्कर, ठीक। यानी इसकी जो कंपोजिशन है, ये जिस जिस चीज़ से बना हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके ऊपर ये जो अर्थ है एक ग्रेविटेशनल फोर्स पे लगा रही है, जिससे ये क्या होगा, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा। ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। जितना अट्रैक्शन अर्थ इसके साथ रखती है वही इसका वेट है। यानी इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बताता है कि इसका वेट कितना होगा, ठीक है। तो मैं इसको हवा में क्यों उठाए हुए हूँ, क्योंकि मैंने जो फोर्स लगा रखा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको हवा में उठा रहा हूँ, क्लियर। किसी भी चीज़ को उठाने के लिए हवा में ये ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर फोर्स जो लगा रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स तय करता है किसी भी चीज़ का वेट, किसी भी चीज़ का वज़न। और मास क्या होता है, उसकी कंपोजिशन। एक वज़न, एक कंपोजिशन, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं चांद पे चला जाऊंगा तो चांद भी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन इतनी अच्छी तरह नहीं करता जितना अर्थ। अर्थ तो ऐसे खींचती है और चांद धीरे धीरे खींचता है। उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, क्या मैं चांद पर वज़न हल्का महसूस करूँगा? हाँ, क्योंकि वेट अर्थ पे अलग है और चांद पे अलग है। चांद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। और मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही तय करता है किसी चीज़ का वेट। आप एक बात बताऊँ, ये जिस चीज़ से ये मार्कर इस अर्थ पे बना हुआ है, क्या उसी चीज़ से ये मार्कर मून पे बना होगा, चांद पे बना होगा? हाँ, क्योंकि जिस चीज़ से बना हुआ है उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया, वो तो एज इट इज़ है ना। तो इसका मास तो अर्थ पे भी यही रहेगा। जिस जिस चीज़ से यहाँ बना हुआ है ये अर्थ पे, उसी चीज़ से चांद पे बना होगा, तो इसका मास तो रहेगा सेम। इसका वज़न बदल जाएगा, वेट बदल जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मास और वेट में कौन बदल सकता है, तो आपको आंसर देना है क्या? बताइए जल्दी से। वेट बदल जाता है। अर्थ पर अलग है, मून पर अलग है, लेकिन अगर किसी चीज़ में बदलाव नहीं आता तो वो है मास। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट को रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग सिंबल का यूज़ किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मास को हम किस चीज़ से शो करते हैं? मास को हम शो करते हैं
एम से, और वेट को शो करते हैं किस चीज़ से, डब्ल्यू से। बोलो क्लियर? ये आप लोग याद रखना। अब आने वाले, देखिए बेसिक चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में रिपीट होंगी। और आप लोग लकी हैं कि आप लोग ये वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं, और लकी नहीं है अगर आप ये वीडियो बीच से देख रहे हैं। ठीक है, तो वेट मैंने आपको क्लियर कर दिया, मास भी आपका क्लियर, वेट और मास दोनों के दोनों क्लियर हो चुके हैं। वॉल्यूम, अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था कि वॉल्यूम क्या होता है। दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जितनी जगह वो घेर रही है, वही उसका क्या बन जाता है, वॉल्यूम। मैं जितनी जगह में आपको पढ़ा रहा हूँ मेरा वॉल्यूम है, आप जितनी जगह में बैठकर वीडियो देख रहे हैं वो आपका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका था, लेकिन अब फिर बताने जा रहा हूँ क्योंकि मजबूरी है। आप लोगों के लिए किसी भी हद तक जाना मेरी मजबूरी है। आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग में जो बताया था आप भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर आ चुका, फिर बता देता हूँ। टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। इसको हम वी से शो करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वॉल्यूम भी क्लियर हो चुका, वेट भी क्लियर हो चुका, मास भी क्लियर हो चुका। डेंसिटी, बेहतरीन, ज़बरदस्त, शानदार, जिंदाबाद टॉपिक। डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। वैसे आपको मैं रफ़ लैंग्वेज में बता दूं, डेफिनेशन तो नहीं है, ना किसी टीचर को बताना, लेकिन ये मैं जो आपको बता रहा हूँ अपने दिल में रखना है बात। टीचर को जब बताना होगा तो उसकी डेफिनेशन भी बता दूंगा। डेंसिटी होती है घनापन। जो चीज़ जितनी घनी होती है, डेंस होती है, वही उसकी डेंसिटी को बताती है। मेरे सर पे बालों की डेंसिटी कम है, आपके सर पे बालों की डेंसिटी ज़्यादा है। जो गंजे आदमी देख रहे हैं उनकी डेंसिटी मेरे बालों की डेंसिटी से भी कम है। मेरी बात समझ में आ गई ना? जिसके जितने घने बाल होंगे बालों की डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। एक टेबल है, ये रे टेबल, ठीक है। इस टेबल पर 4 बच्चे बैठे, मैंने कहा 4 और बैठा दो, 4 और बैठा दो, 4 और बैठा दो। ये क्या हो रहा है? मैं टेबल का वॉल्यूम तो बढ़ा नहीं रहा हूँ, बच्चे बढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर। तो घनापन क्या हो रहा है बच्चों का, बढ़ता जा रहा है ना। पहले 4 थे, फिर 8 हो गए, फिर 12 हो गए, टेबल बढ़ नहीं रही है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ बच्चों की डेंसिटी बढ़ रही है। जैसे आपको मतलब ऐसे बोल देते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, माने यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया तो उतना ही है उत्तर प्रदेश का, लेकिन लगातार पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से यहाँ डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप लोग ध्यान रखिए कि डेंसिटी कब बढ़ती है, जब वॉल्यूम तो बढ़ ना रहा हो, मास बढ़ रहा हो। पहले 4 बच्चे थे, उनका वज़न, 8 बच्चे थे, उनका वज़न, जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं उनका मास भी तो बढ़ रहा है। अब स्पेस तो उतना ही है, मास बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे मेरे यहाँ बाल नहीं है तो मेरा सर तो उतना ही है, अगर और मुझके यहाँ बाल आ जाएंगे या बाल लगा दिए जाएंगे तो स्पेस तो उतना ही है ना, लेकिन बाल लगातार आने की वजह से उन बालों का मास भी तो काउंट होगा। मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको समझ में आ रहा है ना? अच्छा चलो, मास बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ती है, तो फिर वॉल्यूम बढ़ने पर क्या होता है? चलो मैं फिर दोबारा से 4 बच्चे बैठा देता हूँ। ये रहे वो 4 बच्चे फिर से बैठे हुए हैं, और मैं 4 बच्चों को नहीं बुलाऊंगा, बल्कि बस इतना ही इनका मास रखूँगा कि आपको बढ़ना नहीं है, 4 ही रहना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये इसका वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ टेबल का, ऐसे। ये टेबल हो गई। अब ये बच्चे खुले खुले बैठ गए, भाई वाह, अब बैठकर मज़ा आया। तो इनका घनापन तो घट गया ना, कम हो गया ना घनापन। इनका वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया तो इनका घनापन भी कम हो गया, इनकी डेंसिटी कम हो गई। कब? जब मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया। यानी मैंने उत्तर प्रदेश के लोगों को बोल दिया कि जाओ पूरे इंडिया में फैल जाओ, तो अब हर आदमी खुला खुला हो जाएगा ना, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उन सब लोगों का मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया।
मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? वॉल्यूम बढ़ने पर डेंसिटी कम हो जाती है और मास बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम फिक्स था ना, बच्चे बढ़ा रहा था 4, 8, 12, तो ये डेंसिटी बढ़ती जा रही थी। दिमाग में डाल लो मैं जो वो बात कर रहा हूँ। मास बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ने पर डेंसिटी कम हो जाती है। तो मैं तो फिर एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ, एक रिलेशन लिख सकता हूँ आप लोगों को बताने के लिए। डेंसिटी को हम शो करते हैं किस चीज़ से? डी से। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन ये मास अपॉन वॉल्यूम। जब ये वैल्यू बढ़ेगी, आपको सबको मैथमेटिक्स के बारे में पता होगा कि जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है तो इसका आंसर भी ज़्यादा आता है, और जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है तो ये कम आता है। तो डेंसिटी वेट के बढ़ने पर बढ़ेगी और डेंसिटी वॉल्यूम के बढ़ने पर कम हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला है। अब आप लोग इसी फॉर्मूले को दिमाग में रखकर इसकी डेफिनेशन दीजिए। डेंसिटी रेशो है, किस चीज़ का रेशो है? वेट और वॉल्यूम का। ठीक है, द रेशियो ऑफ वेट एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। बस याद रखिए, डेंसिटी इज़ डिनोटेड बाय डी, हम इसको डी से शो करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए अगर आप स्टार्टिंग से निगाहें जमा कर बैठे हुए हैं। ठीक है।